देखिए दोस्तों, एसओ में केवल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। एसओ में केवल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, और एएसओ में जीके का पार्ट भी है, मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटर भी है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अपना रोल है ही है। तो यदि हम लोग पहले भी मैं बात कर चुका हूं, जो विद्यार्थी पहले थे, एसओ, एएसओ और कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर की पोस्ट का नाम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया है, सांख्यिकीय सहायक हो गया है। हम लोगों ने इसमें लगभग 68 जो लेक्चर होंगे वो कॉमन होंगे, जो एसओ, एएसओ और कंप्यूटर में है। 2 टॉपिक अलग से होंगे, लाइव स्टॉक सेंसस जो इंडिया का है और एग्रीकल्चर सेंसस जो इंडिया का है। ये 2 टॉपिक एसओ में अलग हैं, लेकिन एएसओ में जीके का पार्ट भी है और इकोनॉमिक्स के भी। इन्फ्लेशन है, बैंकिंग है, स्टेट इनकम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एएसओ में अलग हैं। तो एएसओ में तो लगभग 100 लेक्चर होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के इसके लेक्चर्स कम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है एएसओ में, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी है। तो हम पहले कॉमन टॉपिक्स पर बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें ये सब्जेक्ट आता है, हमें ये सब्जेक्ट आता है। जब कंटिन्यूटी हमें वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो चांस बार बार नहीं आता। 2012 में एसओ की वैकेंसी आई थी, 183 पोस्ट आई थी, और उसके बाद एसओ की पोस्ट कब आई है? अरे 21 में अभी आई है। 2012 के बाद अभी आई है। 12 वाला ही 15 में पोस्टिंग दी गई थी। 2012 वालों को ही 15 में पोस्टिंग दी गई थी। प्रोग्राम 3 साल चला था वो। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें चांस को खोना नहीं चाहिए, इसलिए हमें रेगुलर स्टडी सभी सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज देकर के हमें काम करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में एक तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, फिर हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिमांड फोरकास्टिंग है, देन लॉ ऑफ सप्लाई में उसके आगे थ्योरी ऑफ फर्म, उसमें प्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, कॉस्ट फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, मार्केट्स में हम लोग चर्चा करेंगे। मार्केट्स का पार्ट भी इसमें है कंप्लीट, सारे मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, सभी मार्केट्स दिए हुए हैं। फिर उसके आगे नेशनल इनकम है, तो इन सभी टॉपिक्स को, नेशनल इनकम मैक्रो का पार्ट हो गया, मार्केट तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अभी हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एसओ और एएसओ और कंप्यूटर तीनों में ही किसका पार्ट होगा? इकोनॉमिक्स का। इसमें 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चंस, 5 to 7 क्वेश्चंस जो जीके वगैरह में आएंगे। यहां भी इतने आएंगे, लगभग 25 से 30, 25 से 30, और यहां भी 25 से 30, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इन दोनों में आएंगे इकोनॉमिक्स के, जिन पर हम लोग करेंगे। यहां पर मैथ्स के क्वेश्चन 10 आएंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी 10 आएंगे।
मैथ्स के कितने आएंगे और कंप्यूटर के कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर इनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्टेट्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहां पर 5-5 ही आएंगे और यहां पर 10-10 क्वेश्चन आएंगे। ये पिछला एक्सपीरियंस भी है और ये सिलेबस का डिजाइन भी है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स। और इसमें किसी को भी और कोई कंफ्यूजन हो तो YouTube पे वीडियो डले हुए हैं, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन सारा दिया है, काफी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप लोग YouTube पे वीडियो देख लीजिएगा और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए बेटा। है किसी का कोई प्रश्न? ओके, अब हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। जब हम बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमिक्स जो शब्द आया वो कहां से आया? इकोनॉमिक्स जनरेट हुआ 2 ग्रीक वर्ड से। ओइकोस और नेमिन, 2 ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ ओइकोस। ओइकोस का मीनिंग होगा हाउस होल्ड और नेमिन का मीनिंग होगा टू मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है, इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो होगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होगा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होगा? घरेलू प्रबंधन। क्या होगा? अर्थशास्त्र का मतलब क्या होगा? घरेलू प्रबंधन। और ये दोनों ही कौन से वर्ड होंगे? ग्रीक वर्ड, ओइकोस और नेमिन। ओइकोस और नेमिन। यदि हम लोग बात करें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसे हमारे यहां पर अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वो कौटिल्य ने लिखी, लेकिन उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहा गया, क्योंकि जो उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों का एक मिक्सचर सिचुएशन दी कि राजनीति और इकोनॉमिक्स का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो इन्होंने केवल इकोनॉमिक्स को सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में दिया। तो अर्थशास्त्र की जो जनक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया? एडम स्मिथ को कहा गया। इनकी एक फेमस पुस्तक भी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1776। 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अभी पुस्तकों के जो नेम है वो हिंदी में मत पूछना आप मुझे ना, किसमें मत पूछना? हिंदी में, क्योंकि उसे भी आपको क्या करना है? इंग्लिश में ही समझना है, इंग्लिश में ही याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो आएगा भी अंग्रेजी में ही। किसमें आएगा? अंग्रेजी में। क्योंकि उसके असल में जो वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने इंग्लिश उसकी की है, लेकिन हमने हिंदी में भी चीजों को पढ़ेंगे। बाकी सब चीजें हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं
जैसे एक शब्द है, यही अर्थशास्त्र जो शब्द है उसको सामान्यतः साधारण बोलचाल में हम लोग यूं भी इसका मीनिंग कर लेते हैं कि जैसे अर्थ है और शास्त्र है। अर्थ माने हम लोग मान लेते हैं धन, और शास्त्र का मतलब है विज्ञान। तो धन का प्रबंधन करने वाला विज्ञान का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स इज नॉन एज साइंस। तथ्यों का यदि क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं। तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। और धन का मतलब क्या है? धन में दो बातें इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अर्न एंड हाउ टू स्पेंड। दो चीजें इसमें बताई जाती है दोस्तों। इसमें दो बातें हैं। धन को कैसे प्राप्त करें और कैसे व्यय करें। हाउ टू अर्न एंड हाउ टू स्पेंड। धन का अर्जन कैसे होना चाहिए और धन को खर्च कैसे किया जाना चाहिए, इस बात को हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसलिए घरेलू प्रबंधन में भी हम किसकी बात करते हैं? क्या आज की दुनिया में और पहले की दुनिया में धन के अलावा कोई प्रबंधन था? जब से अर्थशास्त्र आया तब की बात कर रहे हैं हम लोग। हम बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे? बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, जब हमारा एक्सचेंज केवल वस्तुओं के माध्यम से हुआ करता था। लेकिन कौटिल्य ने ही बहुत शानदार मुद्राकार इसका बारे में बताया, और उसके बाद से हम लोग मुद्रा में लेन देन करने लगे हैं। मुद्रा ने काफी हमारे जीवन को सुगम बना दिया है। उससे पहले की सिचुएशन अलग थी। तो धन को कैसे प्राप्त करें और कैसे खर्च करें, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। घर के प्रबंधन से लेकर के पूरे विश्व की आर्थिक क्रियाओं का प्रबंधन हम कहां पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं दोस्तों। कहां पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में। क्योंकि चीजें जहां हमारे इंडिविजुअल घर से शुरू होती है और पूरे वैश्विक स्तर पर चली जाती है। जैसे हमने एक कोटेशन पढ़ा होगा, वी थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। यदि हम लोग घर की प्रबंधन को समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग ग्लोबल लेवल के प्रबंधन को भी समझ पाएंगे, हम स्टेट के प्रबंधन को भी समझ पाएंगे। और उसको समझना जरूरी है। यदि हम एक्ट काम कहां से करें? लोकल स्तर से। और थिंकिंग प्रोसेस कहां की हो? ग्लोबल लेवल की। तो हमें इस तरीके से काम करना होगा। तो अर्थशास्त्र विषय को जो जनरेट किया गया, उसके दो ग्रीक वर्ड हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। किससे हुई? ग्रीक भाषा से। और दो वर्ड कौन कौन से हैं? ओइकोस और नेमिन। ये जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, कोई पूछना हो, कोई क्वेरी हो। ओके। तो देखिए अर्थशास्त्र। अब यह देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक या पिता, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक या पिता कौन है? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक एन इंक्वायरी into the nature
and causes of wealth of nations. An inquiry into the nature and causes of wealth of nations, which was published which was published 1776. एडम स्मिथ की फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ। इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। किसका नाम याद रखना है? एडम स्मिथ की पुस्तक। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा गया और कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक नहीं कहा गया, जबकि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने एडम स्मिथ से पहले लिखी। पहले लिखी बाद में लिखी? वेरी गुड। तो क्यों लिखी पहले उन्होंने? कौटिल्य ने पहले क्यों लिखी? वेरी गुड भाई, इतना तो इतिहास हमें पता होना ही चाहिए ना कि कौटिल्य जी भाई साहब पहले थे और एडम स्मिथ भाई साहब बाद में आए। तो बाद में आएंगे तो अपना प्रोग्राम बाद में करेंगे और जो पहले आएगा उनके प्रोग्राम्स पहले चलेंगे। तो कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत किया। ये जो वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट हुए, इनमें कोई ज्यादा इमोशन नहीं हुआ करते थे और आज भी नहीं होते, इमोशन लेस होते हो। और हम भारतीय ओवर इमोशंस में रहते हैं। जानते हो ओवर इमोशन क्या होता है और इमोशन लेस क्या होता है? अरे जानते हो क्या? ये नहीं जानते हो? ओवर इमोशन का मतलब है कि हमारे दोस्त भले गलत हो, लेकिन यदि उसको किसी ने कुछ कह दिया तो हम है ना जो अनावश्यक है ना जो बोलना शुरू कर देंगे। ये ओवर इमोशन कहते हैं। गलती भले हमारे दोस्त की हो, लेकिन हम किसके बारे में बोलेंगे? क्योंकि हमारा दोस्त है ना, उसके बारे में बोलेंगे। तो हम हमेशा ओवर इमोशनल लोग हैं। हम भारतीय सभी, मैं भी शामिल हूं, मैं ब्रिटेन से तो आया नहीं, तो सीखा मैंने यही, महसूस मैंने यही किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि मैंने यही महसूस किया। तो ओवर इमोशन भी ठीक नहीं है और इमोशन लेस भी ठीक नहीं है। बैलेंस इमोशंस होने चाहिए दोस्तों। यदि हम बैलेंस हैं, यदि अमिताभ बच्चन ओवर इमोशनल होता तो स्टार नहीं होता। सचिन तेंदुलकर ओवर इमोशनल होता तो वो भी स्टार नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी लोग उसी 24 घंटे में अपनी जिंदगी को खूबसूरत करके इस दुनिया से चले गए, जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, यही अमरता का प्रतीक है। अमर होने के लिए हमें कोई ऐसा नहीं कि अमरता के लिए हमें कोई अलग से काम करना होता है, केवल हमें काम करते हुए अपने आप को बैलेंस रखना होता है। बहुत सारी बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम लोग पैसा खर्च करें कि नहीं करें, क्या करें कि नहीं करें। हमें डिसीजन मेकिंग होना चाहिए हमारा, और वो प्रॉपर होना चाहिए। डिसीजंस में यदि हम जितने पिछड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हम किसकी बात करेंगे? सेटिस्फैक्शन हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। सीमित साधन सभी के हैं, कोई हमारे या आपके नए नहीं है। सीमित साधनों में हम कैसा ज्यादा परफॉर्म करें। तो वेस्टर्न जो थॉट है वो हमेशा क्या करता है कि धन केंद्रित रहा है। यानी एडम स्मिथ ने तो ये भी कह दिया कि कभी किसी का भला मत करो, और भला करना ही है तो तब करो जब आपका उसमें स्वार्थ निहित हो, अदरवाइज तो किसी का भला करने की जरूरत है क्या? हमारा इंडियन थॉट ऐसा है? अरे भारतीय विचारधारा ऐसी है क्या? तो हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा भी बता देता हूं। हमारी विचारधारा ये है
कि हम किसी का हित करें थोड़ा सा लेकिन नाम हो जाए बहुत बड़ा, हम एक्सपोज बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए। वो कम से कम ये तो कह रहे हैं कि हम किसी का भला नहीं करते जब तक हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो। हम तो क्या करते हैं कि दिखाते तो हैं कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मगर स्वार्थ के बगैर कुछ करते भी नहीं है। हमारी ड्यूअल पॉलिसी है हमारी सिचुएशन। तो कम से कम वो लोग इस बात में तो ईमानदार हैं कि उन्होंने जो कहा वैसा ही वो कर रहे हैं। हम तो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बताइए मैंने कुछ गलत कहा है तो ये हमें फील करना ही पड़ेगा। तो वेस्टर्न थॉट में ये बात कही गई, लेकिन ये बात कुछ सीमा तक ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये बात लागू होती है हमारे ऊपर कि हम लोग बिना किसी स्वार्थ के किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। करते हैं क्या बताइए? करते हैं बिना स्वार्थ के? हैं? नहीं करते। एक शब्द कौन बोला स्वार्थ न है तो? ओके, तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है दोस्तों। आगे क्या हुआ कि अब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की बात आई, कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की बात आई। तो अर्थशास्त्र को जब हम परिभाषित करने की बात करें तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा और उसको डिफाइन करने की बात हुई। अब क्या है कि बारबरा वुटन सेज, श्रीमती बारबरा वुटन ने कहा, whenever 6 economists gathered which is provide 7 opinion, जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित हैं वो 7 प्रकार का मत प्रकट करते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्री कितने हैं? इकोनॉमिस्ट कितने? 6। ओपिनियन कितनी? ओपिनियन कितनी है? 7। अर्थशास्त्री कितने? 6। ओपिनियन कितनी है? क्या ऐसे विषय को डिफाइन किया जा सकता है? अरे ऐसे विषय को डिफाइन किया, 6 लोगों की 6 राय हो तो समझ में आती है, लेकिन 6 लोग और 7 राय, इसका मतलब 36 लोग और 42 राय। अरे यही तो होगा। 36 लोग होंगे 42 राय होगी, फिर 72 लोग होंगे तो 84 राय होगी। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना टिपिकल टास्क है, जटिल है। लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या किया? परिभाषित किया। और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1, प्रश्न बन सकता है कि अर्थशास्त्र किस भाषा के शब्दों से बना और वो 2 शब्द कौन से थे? क्लियर? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक और एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या नाम है? इसका प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन कब हुआ? 1776 में। आप कोटेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बारबरा वुटन। अकॉर्डिंग टू बारबरा वुटन, whenever 6 economists gathered, which provide 7 opinions, श्रीमती बारबरा वुटन के अनुसार जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित हो, जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित हो, वे 7 प्रकार की राय देते हैं।
सो वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द इकोनॉमिक्स। अतः अर्थशास्त्र को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है, परंतु फिर भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? देयर आर डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया। देयर आर डिवाइड 5 पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया? अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। पांच भागों में बांटा गया। नंबर 1, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन। वेलफेयर बेस्ड definition। welfare based definition। scarcity based definition। growth oriented definition। wantlessness based definition। wantlessness based definition। धन आधारित, कल्याण आधारित, दुर्लभता आधारित, विकास आधारित, आवश्यकता विहीनता आधारित, आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषा। देखिए
देखिए दोस्तों, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दी, ये इसके सपोर्टर कौन कौन है? एडम स्मिथ, वालरा, जेबी से और मिल। एडम स्मिथ, वालरा, जेबी से, जेएस मिल। एडम स्मिथ, वालरा, जेबी से और जेएस मिल वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन मार्शल, पीगू, पेंशन, मार्शल, पीगू, पेंशन, मार्शल, पीगू, पेंशन, इन्होंने कौन सी परिभाषा दी? कौन सी परिभाषा दी? वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दी। स्केरसिटी बेस्ड डेफिनेशन रॉबिन्स, सैमुअल्सन, रॉबिन्स, सैमुअल्सन, इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? स्केरसिटी बेस्ड डेफिनेशन, दुर्लभता आधारित परिभाषा। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हेनरी स्मिथ, बेनहम, और सैमुअल्सन। हेनरी स्मिथ, बेनहम और सैमुअल्सन। हेनरी स्मिथ, बेनहम और सैमुअल्सन। और ये वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन दी प्रोफेसर जेके मेहता। ये सारे ही प्रोफेसर हैं, ये सभी क्या हैं? सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन हम नाम ऐसे लेते हैं, लेकिन छोटे भाई का नाम ले रहे हो। ये सैमुअल्सन, देखो कितना आनंद आता है। प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी, कोई आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग कौन? नरेंद्र मोदी। छोटा सा बच्चा भी कहता है नरेंद्र मोदी। एनीवे, बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर जेके मेहता। तो दोस्तों, ये परिभाषाएं दी गई। धन आधारित परिभाषा किसने दी? धन आधारित परिभाषा किसने दी? वैसे इसको ये याद रख सकते हो, एडम स्मिथ वालरा से मिले। एडम स्मिथ किससे मिले? वालरा से। ढंग से, वो भी कैसे? मार्शल, पीगू, पेंशन। कौन से होंगे? मार्शल, पीगू और पेंशन। रॉबिन्स और सैमुअल्सन। इधर से हेनरी स्मिथ, बेनहम और सैमुअल्सन। और ये परिभाषा किसने दी? किसने दी? प्रोफेसर जेके मेहता ने। अब वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ये इतना आपको पता होना चाहिए, ये चार्ट आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अर्थशास्त्र की सबसे शानदार और सबसे ब्रॉड या विस्तृत डेफिनेशन कौन सी है और नैरो डेफिनेशन कौन सी है, तो आपसे पहला क्वेश्चन होगा, क्योंकि यदि विस्तृत है तो नैरो है, नैरो है तो वाइड वे।
दोनों चीजें ना भाई, विस्तृत और संकीर्ण, ये दोनों शब्द एक दूसरे के डिफाइन तभी हो पाएंगे जब दोनों चीजें हो, अदरवाइज तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो नैरो डेफिनेशन है, संकीर्ण डेफिनेशन, नैरो, वो कौन सी होगी? धन आधारित परिभाषा। धन आधारित परिभाषा को क्या कहा गया? संकीर्ण, क्योंकि उसने सारी की सारी जो एक्टिविटीज थी वो वेल्थ सेंटर्ड कर दी, धन केंद्रित कर दी। इसने क्या कर दी दोस्तों? वेल्थ सेंटर्ड कर दी। यानी इन्होंने बताया, वेस्टर्न जो थॉट था, एडम स्मिथ ने बताया कि मानव जीवन का अल्टीमेट जो एम है वो केवल धन कमाना है। धन को कैसे प्राप्त करें, कैसे खर्च करें, कैसे भी उसको कमाया जाए, बस यही है। क्या मानव जीवन का उद्देश्य केवल यही है? अरे प्रैक्टिकली यही है क्या? और क्या क्या है? अरे ये नहीं है तो और क्या क्या है? जी बेटा, वेरी गुड। ये मेरे जैसे और वेस्टर्न जैसे हैं, हमारा थॉट एक जैसा है। धन के बगैर प्रोग्राम चलता नहीं दोस्तों। वैसे हम भारतीय हैं, इसलिए यहां पर धन से पहले दूसरों का भला करना, हित करना, परोपकार, दया, सहानुभूति, ये सारी की सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वेस्टर्न थॉट में ऐसा कैलकुलेशन नहीं था, इसलिए उसे क्या कह दिया गया? नैरो डेफिनेशन। केवल हम वेल्थ को ही सेंटर्ड मान लें और ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर दें तो वो बात ठीक नहीं है ना भाई। ये ठीक है क्या? इसलिए इसको नैरो कहा गया। और सबसे शानदार जो डेफिनेशन या विस्तृत जो डेफिनेशन है, वाइडर जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन का, वो किसका है? स्केरसिटी बेस्ड डेफिनेशन। तो जब भी आपसे अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछे तो आपको कौन सी परिभाषा बतानी है? रॉबिन्स की परिभाषा याद रखनी है दोस्तों। आप लोगों को कौन सी परिभाषा याद रखनी है? रॉबिन्स की डेफिनेशन याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसने परिभाषा में सभी चीजों को समेटा है। बाकी की परिभाषाओं ने एक एक बात को डिफाइन किया है, इसलिए ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है अर्थशास्त्र की। वैसे सभी है, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, सब है, लेकिन सबसे अच्छी। और सवाल जब आता है तो 99.99% जब भी सवाल आया है तो किससे सवाल पूछा जाता है? कई बार तो सीधा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों, वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. जी बेटा, सोशलिज्म है बेटा। इसमें मार्शल ने है ना, जो जब हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं, ओके, इसमें तो किया है बेटा, बिल्कुल, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को किया गया है, केवल वेल्थ की बात की गई है। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है इसमें। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो ये कह दिया ना कि मानव जीवन का उद्देश्य धन कमाना है और वो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर ही सारी क्रियाएं करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर को तो कांस्टेंट कर दिया ना हमने, उसका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कर दिया। जबकि हम सब लोग क्या डायनेमिक है, तो हम कांस्टेंट बिहेवियर कैसे हो सकता है? जैसा हमारा नेचुरल साइंस में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सोशल साइंस में ऐसा कैसा पॉसिबल है?
सोशल साइंस में कांस्टेंट बिहेवियर पॉसिबल है क्या? क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो क्षण प्रतिक्षण बदलता है। यहां हमने क्या कह दिया, बाहर जाकर क्या कह दिया, हमारा बिहेवियर तो चेंज है ना, प्रैक्टिकली तो हम ऐसे हैं, तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो डेफिनेशन क्या है, नैरो। अब आप लिखेंगे नंबर 1 वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, धन आधारित परिभाषा। वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, wealth based definition, according to Adam Smith, according to Adam Smith, केवल एक एक राइटर की डेफिनेशन लिखेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। इसके मेन पॉइंट्स हेडिंग लगाएं, मेन पॉइंट्स, एडम स्मिथ की डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, धन का उत्पादन। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, धन का उत्पादन। नंबर 2 कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, धन का उपभोग। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। थर्ड साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान। एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिक मैन, आर्थिक मानव। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग ये बात करें धन का उत्पादन, बहुत सिंपल बात है कि धन का अर्जन कैसे हो, हाउ टू अर्न, जो हमने सबसे पहले बात की थी, किसमें बताया गया है कि धन को कैसे प्राप्त करें। उसके हमें लीगल तरीके ही अपनाने होंगे। इकोनॉमिक्स में इलीगल तरीकों से प्राप्त धन की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। वैध तरीके से प्राप्त धन और खर्च करने के तरीके, ये दोनों ही सिस्टमेटिक होने चाहिए। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, साइंस कहेंगे। इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, साइंस, क्योंकि साइंस हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है, हमें किसी भी कार्य को करने की एक शैली देता है, हमें कार्य को करने का तरीका देता है हमें, और वो भी सिस्टमेटिक मैनर में। और आर्थिक मानव क्यों कहा गया, क्योंकि मानव जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इन्होंने क्या बता दिया। इसलिए इसकी 4 फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं, 4 बातें ध्यान रखनी है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन और 4 बातें। नंबर 2, इनकी पुस्तक का नाम मैंने लिखवाई दिया था आपको, ओके। अब लिखेंगे वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, कल्याण आधारित परिभाषा। वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, कल्याण आधारित परिभाषा। वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, कल्याण आधारित परिभाषा। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पेंशन, अकॉर्डिंग टू पेंशन, economics is a science, economics is a science of physical environment, economics is a science of physical environment and welfare। जी हाँ, नहीं हिंदी में भी लिखेंगे ना, अर्थशास्त्र,
भौतिक वातावरण एवं कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र भौतिक वातावरण एवं कल्याण का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर। अर्थशास्त्र भौतिक वातावरण एवं कल्याण का विज्ञान है। अब इसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि मार्शल, पीगू और पेंशन ने क्या किया कि डेफिनेशन को कैटेगराइज कर दिया। क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके कहा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सोशल मैन को स्टडी करते हैं, सामाजिक मानव का अध्ययन करते हैं। वी आर स्टडी ऑफ सोशल मैन इन इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सोशल मैन, सामाजिक मानव। सामाजिक मानव, ऑर्डिनरी मैन। सेकंड, ऑर्डिनरी मैन, साधारण मानव। न केवल सामाजिक, साधारण मानव का अध्ययन करेंगे। तो क्या इस दुनिया में सारे लोग ऑर्डिनरी है क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है क्या कोई दुनिया में? बताओ बेटा, कौन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है हमारे भारत में? अरे यार गजब बात है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। हम लोग जिसके बारे में सोच नहीं सकते उन्होंने वो कारनामे कर दिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों। हम सब ऑर्डिनरी है, सुबह उठा, रोटी खाई, दिन भर है ना जो काम किया बैल की तरह, और फिर रोटी खाई शाम को और सो गए। दिस इज द ऑर्डिनरी मैन। तो हम सब क्या है? ऑर्डिनरी मैन है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को ऑर्डिनरी नहीं कह सकते हम लोग, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। जैसे हम लोग कभी कल्पना कर सकते थे क्या कि जैसे आज भी हम लोग सोचते हैं कि प्लेन हवा में कैसे उड़ रहा है। अब आप सोचिए जिसने इसको उड़ाया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं तो क्या ऑर्डिनरी है? क्या नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये पंखे शानदार चल रहे हैं, विद्युत का जनरेशन हो रहा है सूरतगढ़ में, प्रोग्राम चल रहा है यहां। कम प्रोग्राम है क्या? तो फिर उनको स्टडी कहां करे भाई? आपने तो सामाजिक मानव को ही स्टडी किया, तो नॉन सोशल जो पर्सन है, असामाजिक जो मानव है, गैर सामाजिक जो लोग हैं, उनको स्टडी कहां करे भाई? साधु, सन्यासी, ये सब लोग भी तो होते हैं हमारी सोसाइटी में, होते नहीं होते हैं? तो इनकी इकोनॉमिक बिहेवियर को कहां स्टडी करोगे फिर? तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने? कैटेगराइज कर दिया। ऑर्डिनरी बिजनेस, थर्ड पॉइंट इज, थर्ड वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस, साधारण व्यवसाय। साधारण व्यवसाय, और मेटेरियल गुड्स, मेटेरियल गुड्स, भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु। तो जब भौतिक वस्तु होती है तो अभौतिक भी तो होती होगी, मेटेरियल गुड्स भी तो होता होगा। अरे भौतिक में किसको इंक्लूड करते हैं हम लोग? कौन बताएगा? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑनलाइन वाले बताएंगे भौतिक किसे कहेंगे और अभौतिक किसे कहेंगे? जी बेटा, अरे भौतिक और अभौतिक को बताए ना। जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं। तो आप मुझे देख सकते हो, मुझे छू सकते हो, तो क्या? अरे भी मुझे देख सकते हो, मुझे छू सकते हो, तो क्या मैं मेटेरियल गुड्स में शामिल हूं क्या? आपकी कैरेक्टर फीचर्स के अनुसार मैंने बोला एग्जाम्पल। इसलिए कभी भी पड़ोसियों को छूकर ये मत कहना कि तू वस्तु है। क्योंकि लिविंग जो पर्सन्स है, जिनमें जीव आत्मा है,
वो क्या नहीं हो सकते? वस्तु नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? वो वस्तु नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो टेबल है ना, ये वस्तु है। और जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि आप लोगों का कल्याण हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है, तो कल्याण को हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं ना? अरे देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे, केवल महसूस कर रहे हैं। तो जिस सिचुएशन को हम केवल फील करें और इमोशंस में एक्सप्रेस करें, भावनाओं में व्यक्त करें और केवल उन्हें महसूस करें। जैसे किसी के घर में किसी बच्चे का रिजल्ट मेरिट में आ गया हो बच्चा, तो उसके घर वालों की खुशी प्रेजेंट कर देगी ना कि इनके घर में शानदार खुशी हुई है। तो यही तो कल्याण भी तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसे फिजिकल गुड्स में मेजर कैसे किया जा सकता है भाई? तो विवाद हो गया ना, परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह हो गया ना। तो ये प्रैक्टिकली है। तो कैटेगराइज करने से इसको भी क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया, इसकी भी आलोचना की गई। एडम स्मिथ की आलोचना किसने कर दी? मार्शल ने। मार्शल की आलोचना किसने कर दी? रॉबिन्स ने। किसने कर दी? ये क्रमशः है प्रोग्राम, सिस्टमैटिक। नेक्स्ट थर्ड वन इज स्केरसिटी बेस्ड डेफिनेशन, दुर्लभता आधारित परिभाषा। स्केरसिटी बेस्ड डेफिनेशन, दुर्लभता आधारित परिभाषा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, रॉबिन्स के अनुसार लिखना इसको, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। Economics is a science. Economics is a science which studies. Economics is a science which studies of human behavior. Of human behavior as a relationship. As a relationship between. As a relationship between ants and square means, ants and square means which have alternative uses, which have alternative uses, which have alternative uses, which have alternative uses. हिंदी में, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies of human behavior as a relationship between ants and square means, ants and square means which have alternative uses. देखो दोस्तों, इसमें तीन बातें हैं। अनेक उद्देश्य, दुर्लभ साधन, हाँ,
साधनों के वैकल्पिक उपयोग। अनेक उद्देश्यों का मीनिंग क्या होगा? अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। दुर्लभ साधनों का मतलब क्या होगा? सीमित साधन। और साधनों के वैकल्पिक उपयोग का मतलब एक से अधिक उपयोग। अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का एक से ज्यादा उपयोग होना। साधनों का क्या होना? एक से ज्यादा उपयोग होना, अल्टरनेटिव यूजेज। देखिए दोस्तों, मानव की आवश्यकताएं असीमित है क्या? है ना? जब हम एक इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरी जनरेट हो जाती है, दूसरी को पूरा करते हैं तो वो अनलिमिटेड मैनर में चलती रहती है। अभी आपसे मैं कहूं कि भी ऐसो कि आपको नौकरी लग जाए कि आप जैसलमेर, अरे बोले सर लागे तो सही, हम तो जैसलमेर में भी पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नौकरी लग जाती है ना, तब हम उसी दिन से किस जुगाड़ में लग जाते हैं कि यार पूर्वी राजस्थान गए तो पूर्वी राजस्थान में ही कहीं पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान वालों को तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहीं मिल जाए और वहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूर्वी राजस्थान में फिर देखते हैं रैंक ठीक आई है तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए, फिर होम डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चलता है कि कोई तहसील हेडक्वार्टर अपना ही मिल जाए। हमारी इच्छाएं लगातार क्या होती जाती है दोस्तों? इंक्रीज होती जाती है। जैसे हमारे पास पहले साइकिल नहीं थी तो साइकिल आ गई, फिर स्कूटर, देन बाइक, देन कार, लग्जरी कार, एंड हमारी आवश्यकताएं लगातार क्या होती रहती हैं? इंक्रीज होती रहती हैं। तो असीमित आवश्यकताएं, तो इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ ना कि मानव की जो आवश्यकताएं, मानव के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जाना गया। और सीमित साधन, दिस इज द करेक्ट सिचुएशन। हर व्यक्ति के रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? देयर आर नो प्रॉब्लम इफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यदि असीमित आवश्यकता और असीमित साधन होते तो कोई प्रॉब्लम होती क्या? अरे होती क्या कोई समस्या? आपको घर वालों ने 100 रुपए दिए कि जा टमाटर, मिर्ची, भिंडी, आलू, बैंगन, टमाटर सब ले आ, एप्पल, अनार सब लेकर आ जा। 100 रुपए में कटा 150 रुपए किलो तो एप्पल है। 100 रुपए में कहां से आएगा प्रोग्राम? सीमित है ना। तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो क्या कौन सी बात जनरेट होती है? जब आपके पास साधन सीमित हो, आवश्यकताएं असीमित हो, तो क्या करेंगे आप? टू जनरेट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या पैदा होगी। होगी या नहीं होगी? कि पहले हम कौन सी आवश्यकता को पूरा करें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट क्यों होती है? इन कारणों से। और एक साधन का एक ही उपयोग नहीं है, तो साधनों के उपयोग भी अलग अलग हैं। तो फिर यहां भी चुनाव करना पड़ेगा कि हमें कौन से साधन को पहले किस उपयोग में लगाना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो सरकार को देखना होगा कि उसे एग्रीकल्चर को ज्यादा देना है, इंडस्ट्री को ज्यादा देना है, डोमेस्टिक को देना है, शहरों को ज्यादा देना है, गांवों को ज्यादा देना है। हर एक के पास हर फर्म के पास क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या होती है। उसे चयन करना होता है, उसे चुनाव करना होता है। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? तो प्रॉब्लम, तो एक सवाल ये भी खूब बार पूछा गया है कि रॉबिन्स की परिभाषा का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन इज, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन इज, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन इज।
रॉबिन्स की परिभाषा का केंद्र बिंदु, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। सेंट्रल पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और रॉबिन्स की परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या है? आर्थिक समस्या। भाई 100 रुपए लेकर गए, कितने रुपए लेकर गए? 100 रुपए लेकर गए, लेकिन हमारे तो सारा सामान ही नहीं आ रहा, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई ना सामने। तो जब चॉइस ऑफ प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर में शामिल होती है तो कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वो एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारी। तो ये परिभाषा इसलिए क्या है? वाइडर सेंस में है, बॉर्डर सेंस में है, ब्रॉडर सेंस में है, विस्तृत परिभाषा है। देखिए दोस्तों, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो तो यू आस्क मी एंड आई टेल यू। आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी पूछ सकते हैं और आप लोग भी पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा। सैमुअल्सन दोनों को ही सपोर्ट करता है बेटा। सैमुअल्सन एक ही है बेटा, दोनों सैमुअल्सन एक ही। वो कैसे बदलेगा? वो दो सैमुअल्सन नहीं है, दोनों को ही सपोर्ट किया बेटा सैमुअल्सन ने। क्योंकि बेसिकली जो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में इसकी डेफिनेशन भी किसको ओरिएंट करती है? ग्रोथ को ओरिएंट करती है। हाँ बेटा बोलो। बेटा एसओ के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन 68 मेरे जो टॉपिक्स जो मैंने डिसाइड किए हैं, लगभग 68 लेक्चर्स होंगे जो कॉमन है। और केवल 2 टॉपिक जो इधर एएसओ में नहीं है, एक तो एग्रीकल्चर सेंसस है इंडिया का और एक लाइव स्टॉक सेंसस है इंडिया का। ये एएसओ में नहीं है इंडिया का, राजस्थान का तो है लेकिन इंडिया का नहीं है। और आपकी राजस्थान का भी है और इंडिया का भी है, दोनों है। ये 2 टॉपिक, एग्रीकल्चर सेंसस और लाइव स्टॉक सेंसस। इज इट क्लियर? ओके बेटा। मनीषा कोई दिक्कत आई बेटा? तो शानदार है प्रोग्राम, ऐसे ही चलेगा प्रोग्राम। तोशन, कपिल, पल्लवी, आप लोगों की भी जान जाऊंगा कुछ दिनों में नाम है ना आप लोगों को ऐसा लग रहा है सर उन्हीं के नाम ले रहे हैं, आप लोगों के भी नाम जान जाएंगे ना धीरे धीरे। ओके देखो, फिजिकल सॉरी इसमें मटेरियल और इमटेरियल गुड्स की बात कर रहे हैं। मैडम ने सवाल किया है भौतिक और अभौतिक। जैसे मार्कर है ना, मार्कर ये भौतिक है, ये क्या है? भौतिक है। ये टेबल भी क्या है? भौतिक है। क्यों है ये भौतिक? क्योंकि निर्जीव है और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। मनुष्य के अलावा जिसे भी हम स्पर्श करें, जिसे हम छू सकते हैं, वो सब क्या है? मटेरियल गुड्स हैं। और जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी को छूकर बताओ। देखिए ईमानदारी को छूकर बताओ, आप देखकर बताओ। मेरे बिहेवियर को केवल मैं ईमानदार हूं तो आपने मेरे बिहेवियर को ही तो असेस किया कि मैं ईमानदार हूं। हम कहते हैं ना कि यार ये तो है ना, जो ये तो बहुत ईमानदार है, मनीष जी तो बहुत ईमानदार है, ये मनीषा बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, तो ये मेरा असेसमेंट ही तो है। जिसे मेजरमेंट हम लोग लीटर, वजन, किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। क्या कल्याण को मेजर कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि इसका 4 लीटर कल्याण हो गया, इसका 10 लीटर कल्याण हो गया। तो जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, वो भावनाएं जो होती है ना, हमारे इमोशंस जो हैं, वही जी दोनों का ही करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया ना।
हम तो स्टडी दोनों में करते हैं, तो एक क्रिटिसिज्म में है, मार्शल को क्रिटिसाइज किया गया है कि हम दोनों को स्टडी करते हैं, सामाजिक और असामाजिक को स्टडी करते हैं, और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों को स्टडी करते हैं। वो सब चीजें किसने शामिल कर ली? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने इसको ब्रॉडर सेंस में लेकर के इन सबको शामिल कर दिया, उसकी कैटेगराइजेशन का सिस्टम खत्म कर दिया रॉबिन्स ने। क्लियर? और वो वास्तविक प्रॉब्लम पर गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेसिक, उसको ही हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग पूरे देश की हो या दुनिया की हो या परिवार की हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही तो डिस्कस करते हैं। आप बता दीजिए इसके अलावा कोई डिस्कशन हो तो, और वो यदि और डिस्कशन भी होगा तो वो उससे रिलेटेड होगा, वो क्या होगा? उसी से रिलेटेड होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बाकी की चर्चा कब करेंगे? कल।